हाय एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और हेलो एवरीवन, आई एम वान्या टंडन। और क्या करते हो आप? मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, लाइक छोटू मामू। मैं डांस करती हूँ और अपने वीडियोस डालती हूँ, सिंग करती हूँ जो सॉन्ग्स उनके, ये सारे वीडियो मैं डालती हूँ। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, मेरे चैनल का नाम है वर्सेटाइल वान्या। आप जरूर उस चैनल को देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अच्छा, ये यूट्यूबर के अलावा स्कूल भी जाते हैं? हाँ, आई एम आल्सो स्टूडेंट। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों, इनका चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो। डांस कवर करते हैं बहुत ही अच्छे और सिंगिंग भी करते हैं और सपोर्ट मैं एक और चीज बता देती हूँ आपको कि मैं इनकी भांजी हूँ। हाँ। तो ये भी एक यूट्यूबर है, तो मैंने सोचा मैं भी बनती हूँ ताकि लोग खुश होए, थोड़ा एंटरटेन होए। और ओके, तो इनका चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो एक जरूरी काम के लिए बना रहा हूँ और अब आप जा सकते हो। हाँ, पहले ये बताएंगे, फिर लास्ट में मैं भी अपना कुछ बताऊंगी आपको। इन जिस बारे में ये बता रहे हैं उसी बारे में मैं भी बताऊंगी लास्ट में। पहले इनका खत्म हो जाए तो ओके बाय। ओके, फिर मिलते हैं ना। हाँ। तो देखो दोस्तों, ये बात बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बतानी है, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड ये वीडियो नहीं रहने वाली है और मैं बात करने वाला हूँ कोरोना के बारे में। आप लोगों को मैंने देखा काफ़ी, अभी मैं जयपुर में घूम रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर कोई भी इसको सीरियस नहीं ले रहा है। अधिकतर लोगों ने मास्क हटा दिए हैं और मास्क बिल्कुल भी नहीं पहन रहे हैं। मैं रायसर प्लाजा में यहाँ पर गया था कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लेने के लिए, तो मैंने देखा कि वहाँ पर दुकानदार जो भी हैं सभी ने मास्क हटा दिया। मैंने एक से पूछा भी कि भाई तुमने मास्क क्यों नहीं पहन रखा? मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सभी, कोई भी मास्क नहीं पहन रहा है, क्या बात है, ऐसा मतलब क्यों नहीं पहन रहे हो? तो वो लोग मेरे से बोले कि हम मास्क इसलिए नहीं पहन रहे क्योंकि कोरोना कुछ नहीं है और ये एक षड्यंत्र है। दोस्तों, ये बहुत ही गलत है। मतलब आप एक बीमारी जिसने इटली में इतने सारे लोग मार दिए, यूएसए में इतने सारे लोग मार दिए, आप उस बीमारी को एक षड्यंत्र समझ रहे हैं। ये षड्यंत्र नहीं है और इसके बारे में मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं एक प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मेरे को खुद को कोरोना हुआ है। हाँ दोस्तों, करीब आप ये समझ लो 26 जुलाई को मेरे को कोरोना हुआ था और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल भी एक षड्यंत्र नहीं है। जो लोग बीमार हो रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, उनसे पूछिए। अभी भारत में 65,000 से भी ऊपर 75,000 तक 76,000 तक पर डे पॉजिटिव लोग निकल रहे हैं। तो ये षड्यंत्र तो बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको षड्यंत्र बिल्कुल भी मत लीजिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। देखो दोस्तों, मेरे को क्या हुआ था, मैं अपनी स्टोरी बता देता हूँ। करीब 26 अगस्त को मेरे को बुखार के सिम्टम आए थे और मेरे शरीर में दर्द होने लगा था और मेरे को पता लग गया था कि बुखार आते ही कि मेरे को कोरोना है, क्योंकि मेरे पापा डॉक्टर हैं और मेरे पापा का जो कंपाउंडर है वो पॉजिटिव निकल गया था। तो जैसे उसको कोरोना हुआ तो पापा को भी बुखार चढ़ा और पापा के बाद मैं पॉजिटिव हो गया। तो मेरे को लग गया था कि मैंने टेस्ट नहीं कराया था लेकिन मेरे को पता लग गया था कि कोरोना ही है। मैंने अपने आप को सेपरेट कर लिया था लोगों से, अपनी फैमिली से। हमारे यहाँ सेपरेट होने के लिए, हमारा घर थोड़ा सा बड़ा है तो वहाँ पर सेपरेट होने के लिए सफिशिएंट रूम थे मेरे लिए और पापा के लिए। पापा और मैं एक ही रूम में सेपरेट हुए थे, आइसोलेट हुए थे और लैट्रिन बाथरूम भी हमारे यहाँ अलग अलग थे, तो हम आराम से सेपरेट हो सकते थे। हमने अपना जो कोरोना का ट्रीटमेंट होता है, वो जो एजिथ्रोमाइसिन होती है और पैरासीटामोल होती है बुखार आने की, वो ली थी। मेरा बुखार 103 से 104 तक पहुंच रहा था, कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। मेरा जो टेस्ट हुआ उसमें मैं पॉजिटिव निकल भी गया, फिर पापा भी निकल गए पॉजिटिव। हमारे अलावा हमारे परिवार में मेरी सिस्टर भी पॉजिटिव निकली और सिस्टर के एक 3 मंथ्स का ओल्ड बेबी था, वो भी पॉजिटिव निकल गया। मेरी मम्मी और मेरे जीजा जी भगवान की दया से बच गए, लेकिन बाकी जो पापा और मेरे को तो बहुत भयानक वाला निकला था। मेरी दीदी के असिम्प्टोमेटिक था, तो भगवान की दया से उनके भी 5 दिन में वो सही हो गया। असिम्प्टोमेटिक, अब देखो कोरोना को 3 डिवीज़न में यहाँ पर बांट सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि एक तो होता है लो कैटेगरी वाला होता है जिसमें लोगों के सिम्टम नहीं आते हैं। एक होता है मीडियम कैटेगरी का जिसमें बुखार आता है और कफ निकलता है और खांसी आती है बहुत तेज़ी से और हालत ख़राब होती है। और एक होता है
हायर कैटेगरी का, है ना, तीसरी कैटेगरी, उसमें क्या होता है ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। और अगर मैं ये भी सोचता हूँ अगर आपने प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं लिया सही टाइम पे तो आपका चाहे लोअर कैटेगरी का भी होगा वो बड़ा बन जाएगा। अभी मैंने देखा था कि कुछ डॉक्टर्स ने वीडियो बनाई है कि कोरोना एक षड्यंत्र है, इंसान कोरोना से नहीं मर रहा, इंसान अस्थमा से या फिर कोई और बीमारियों से मर रहा है जिनसे वो पहले से भी मरते थे, लेकिन अभी कोरोना की वजह से उसको नाम दे दिया गया है कि वो कोरोना का मरीज है। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, जैसे मैं आपको बताऊं कि एड्स होता है वो हमारी इम्यूनिटी को कम करता है ना, और फिर हमें को ऐसा थोड़ी है कि हम एड्स से मरते नहीं, हम कोई और हमें बुखार होता है और उस इम्यूनिटी को नहीं दबा पाता है, इसके बाद हम मतलब उससे डेथ होती है। तो ऐसे ही कोरोना है, कोरोना क्या करता है कि हमारे फेफड़ों को कमज़ोर करता है और हम सांस नहीं ले पाते हैं। अब अस्थमा वाला है कोई या जिसके बीपी की प्रॉब्लम है तो उनके ये सब प्रॉब्लम आएगी और वो सांस नहीं ले पाएंगे और उनको दिक्कत आएगी। और अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना की वजह से उसकी डेथ नहीं हुई है। दोस्तों इसका उल्टा करके भी देख लो, क्या अगर कोरोना नहीं होता तो क्या वो तब भी इस टाइम अस्थमा या फिर कोई और बीमारी से मरते? नहीं, ऐसा तब नहीं होता। ये हुआ है कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से उनके फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज का निमोनिया डेवलप हुआ और उसके बाद वो हुआ। मेरे पापा के भी निमोनिया डेवलप हुआ। बाय गॉड ग्रेस मेरे को और मेरे पापा को एक जयपुर के अच्छे हॉस्पिटल में हमको बेड मिल गया। मेरे कज़िन ब्रदर ने बहुत भागा दौड़ी करी हमारे लिए जिससे हमें एक बेड मिल गया, लेकिन हो सकता है वो आपको नहीं मिले, वो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिले। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ अभी बहुत जयपुर में कमी आ चुकी है बेड्स की। और देखो ये लोग बहुत ही ज़्यादा आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं जो लोग कहते हैं कि कोरोना एक षड्यंत्र है। आप अगर भगवान ना करे लेकिन अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो इनमें से कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं आने वाला। ये सब लोग अपने घर में दुब के रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपना ख्याल रखिए। आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं या हो सकता है आप मेरे को पहली बार देख रहे हो, ये बहुत ज़रूरी हो गया है आपको समझना कि जहाँ भी आप निकलें N95 का मास्क पहन के निकलें। अब आप ये कहेंगे IMCR ने कहा था कि N95 भी सफिशिएंट नहीं है। दोस्तों N95 मैं मानता हूँ सफिशिएंट नहीं है, लेकिन उससे बेहतर विकल्प आप लोगों के पास अभी कुछ नहीं है। आप लोग कोशिश कीजिए कि दूसरे लोगों से मिलें ही नहीं और अपने आप को दूरी बनाए रखें। कहीं भी बाहर से आते हैं आप अपने हाथ धोएं और डिस्टेंस बनाए रखें, आपको कुछ नहीं होगा। N95 आपकी प्रोबेबिलिटी कम करेगा कि आपको कोरोना होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कम करेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। देखो मेरी एज है 28 है ना, और आपके फादर्स या मेरे फादर जो भी हमसे बड़े लोग हैं उनकी एज बहुत ज़्यादा होगी। हो सकता है आपके दादा दादी भी आपके घर में रहते हों तो उनकी एज बहुत ज़्यादा होगी। देखो हम सब लोग सही हो जाएंगे। मैं जब भर्ती हुआ था तो मेरे को डिस्चार्ज कर दिया था थोड़े टाइम बाद, क्योंकि मेरे ज़्यादा कोई नुकसान पहुंचाने वाला कोरोना नहीं था। मेरे कोरोना का बुखार टूट गया था और मैं नेगेटिव आ गया कुछ दिनों बाद ही, तो मेरे वो सही हो गया। लेकिन मेरे पिताजी के, मेरे फादर के फर्स्ट स्टेज का निमोनिया बनना चालू हो गया था, है ना। तो अभी देखो भगवान ना करे कि कल आपके परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग को हो जाए। क्यों? क्योंकि आप वो वीडियो जो ये करेंगे कोरोना एक षड्यंत्र, उस पर आपने विश्वास कर लिया। और काफ़ी लोग अभी पता है अपनी जान को कुर्बानी देके, है ना, कुर्बानी पर रख के, जैसे डॉक्टर्स हैं या ये पुलिसमैन हैं जो भी हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इनके ऊपर भी अगर आप इस तरीके से फॉलो नहीं करेंगे गाइडलाइंस तो इनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा। ये इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ज़रूरी है आप पूरा फॉलो करिए उनको, कोरोना की जो भी गाइडलाइंस है, जिससे आप लोग भी सेफ रहेंगे। अभी दवाई आ चुकी है ना, और दवाई का भी अभी कुछ श्योर नहीं है कि ये दवाइयाँ वर्क करेंगी या नहीं करेंगी। इन दवाइयों को जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन उन्होंने डॉक्टर साहब ने मेरे को दी थी, हाइड्रोक्लोरोक्विन है या पता नहीं, हो सकता है नाम मैं गलत बोल रहा हूँ, तो हाइड्रोक्सी या पता नहीं, है ना, कुनैन होती है जो मलेरिया की होती है, वो दवाई दी थी मेरे को। और वो दवाई बहुत नुकसान करती है लीवर और किडनी पर। मेरी लीवर और किडनी के फंक्शन बहुत ख़राब रहे थे। मेरा वज़न भी बहुत जल्दी कम हो गया था, 4-5 किलो मेरा वज़न कम हुआ है। और लीवर और किडनी के फंक्शन अब सही हुए हैं मेरे। आप ये देखो कि मैं नेगेटिव आया था 4-5 तारीख को आया था, 4-5 अगस्त को आया था, तो उसके बाद अब मैं सही हुआ हूँ।
और मेरे फादर की भी ऐसे ही हो गया था, लीवर और किडनी के फंक्शन बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। और हो सकता है कि चलो मेरा कोई हिस्ट्री नहीं रही है कि मैं कभी हॉस्पिटलाइजेशन मेरा हुआ हो, मेरी ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं रही है, लेकिन काफ़ी लोगों की हिस्ट्री भी है जिनकी कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती है। तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ख़तरनाक है। आपको कोनेन, ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, ये डायरेक्टली नहीं दी जा सकती क्योंकि आपके लीवर को ये डैमेज कर सकती है। अभी फेवी फ्लू भी आने लगी है। मेरे पापा को फेवी फ्लू दी थी जब, क्योंकि उनके फेफड़े में जो इन्फेक्शन हो गया था, तो इसलिए उनको फेवी फ्लू दी थी। लेकिन उनका टेस्ट भी हुआ था, ये लीवर का टेस्ट हुआ था। हो सकता है, अब देखो ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाई जब हमको एक बेड मिल गया था हॉस्पिटल में। हो सकता है आप लोगों को तो बेड ही नहीं मिल पाए, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन आप ये कंडीशन देखिए, आज जयपुर में बेड खाली नहीं है। तो आप लोगों को अपने आप की मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं कि षड्यंत्र है, वो लोग आपकी मदद के लिए नहीं आने वाले। तो बस मैं यही एट द एंड आपको बोलूँगा कि अपना ख्याल रखिए। और मेरी जो भांजी है वो आपको कुछ संदेश देना चाहती है, मैं थोड़ा सा उसको दिखा देता हूँ ताकि उसका भी मन भर जाए। बताओ। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात कह दूँ, आई एम रियली सॉरी बिकॉज मैंने आपको इतने दिनों से अपनी कोई भी वीडियो नहीं भेजी और आप बोर हो रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे वान्या ने क्यों अपना एक वीडियो नहीं भेजा। तो ये तो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तुमको जानते ही नहीं है। जानते हैं, अब जान जाएंगे। आप जान जाएंगे। हाँ, आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बताओ। तो आई एम रियली सॉरी। मैंने अभी कुछ दिनों पहले मैंने बहुत सारी वीडियो, इनके फादर का ट्रांसफर हो गया था पंजाब से जयपुर में, तो इसलिए शिफ्ट करने में बिजी थे और अभी अपने चैनल पर रेगुलर होने वाले हैं। बस ये मैंने बोल दिया ना, और कुछ बोलना था? हाँ, बोलना था। और मैंने कुछ दिनों पहले अपना एक वीडियो डाला था, तो आपने देखा हुआ तो अच्छा, नहीं तो आज आपको लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो में। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जैसे जिस बारे में, कोरोना के बारे में इन्होंने बात की, वैसे मैं भी एक छोटा सा आपको संदेश देना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे पापा यानी मेरे फादर एक बैंक मैनेजर हैं, तो इसलिए वो जब घर आते हैं बैंक से तो बहुत लोगों से मिलते हैं। आई नो इट। मैं आपको भी ये बता रही हूँ, हम सारी जो ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हमारी फैमिली को कोई नुकसान ना हो, कोरोना को तो बिल्कुल भी नहीं। हम पापा जैसे ही पहले आते हैं, मम्मा मेरे को और अपने आप को पापा से बिल्कुल दूर कर देती है। फिर पापा हाथ धोते हैं, हैंड सैनिटाइज करते हैं, हाथ धोते हैं, कपड़े बदलते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, सब कुछ वो चीज़ें जो जिससे आपको कोरोना बिल्कुल ना हो, ये सब होता है। फिर खाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर दूर रहते हैं, जितने देर में जो बाकी वायरस हैं कोरोना के अलावा वो निकल जाते हैं उनसे दूर। फिर हम सोते हैं, लेकिन तब भी थोड़ी डिस्टेंस में हम सोते हैं। कोई ऐसा काम नहीं जिससे कुछ भी हो जाए हमारी फैमिली को, नहीं। तो देखो इसने कितनी बड़ी बात बोली है। मैंने इसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करवाई है बुलवाने की, ये इसका खुद के ही वर्ड है ना। हाँ, मैं ये बता दूं, ये वीडियो ये सारी जो डांस की वीडियो होती है, सिंगिंग की, जैसे ये करते हैं जो वीडियोस, जो मेरी वीडियोस है, ये सारी प्रैक्टिस के बाद होती है। ये मेरी नानी का घर है। तो हम बिना प्रैक्टिस के कर रहे हैं ना, बिना प्रैक्टिस के किए कुछ भी। हमने सोचा कि हम बस ये कि मैंने इसको बताया कि हम कोरोना के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, तो इसने बोला कि मामू मेरे को एक स्मॉल मैसेज देना है आपके सब्सक्राइबर्स को। एक तो ये मैसेज है, वान्या का चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप नए हो तो मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कोरोना से बच के रहना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नई वीडियो में, जहां पर मैं आपको ट्यूटोरियल दूंगा म्यूजिक प्रोडक्शन के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।